students, good morning to all of you। कल जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस प्रकार से ऐतिहासिक परिवर्तन कुल उत्पादन यानी सकल घरेलू उत्पादन में प्रतिशत योगदान तथा देश की कुल कार्यशील जनसंख्या यानी कुल रोजगार में लगे हुए लोगों की संख्या के प्रतिशत के संदर्भ में मैंने स्पष्ट किया, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, यानी अधिकांश लोग कहाँ काम करते हैं। तो आपने आलेख 2 सघऊ सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। क्या प्राथमिक क्षेत्रक से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरित क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। कहने का मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें देखिए उत्पादन, प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन है उसकी हिस्सेदारी छोटी हो गई है, जाकर के 40 वर्षों में बदल गई है। लेकिन अगर हम रोज़गार की बात देखें तो रोज़गार में अभी भी 74% ये से 49%, अभी भी 49% यानी देश की आधी आबादी कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत है। जबकि उत्पादन, कुल उत्पादन में देखा जाए तो अब रेशियो 40% से गिर करके 12-15% के बीच आ गया है। तो इस तरह से आपने देखा तो वही बात को दिया है। अब लिखा है क्या कारण? इसका कारण है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ, यानी इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर में अधिक से अधिक नौकरियां, काम करने का अवसर लोगों को नहीं मिला। अभी भी आधे से अधिक आबादी कृषि में लगी हुई है, जबकि देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 1/4 हो गया है। इसी बात को कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई। तो उद्योगों में तो लगभग कमोबेश ठीक ही रहा, लेकिन तृतीयक क्षेत्रक जो सेवा क्षेत्र है उसमें उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। यानी जो सर्विस सेक्टर में लोगों को जितनी संख्या में रोजगार मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि विकसित देशों में थोड़ी सी जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, चाहे अमेरिका लें, जापान लें, फ्रांस लें, जर्मनी लें, इटली लें, चाइना लें, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क लें, अगर आप इन देशों में देखें तो अधिकांश जनसंख्या जो लेबर फोर्स है, श्रम शक्ति है, वो सर्विस सेक्टर में है। और अभी देखिए, अगर पूछा जाए किसी से कि खेती करोगे कि सर्विस करोगे, तो आप सभी पढ़ाई कर रहे हो किसमें? खेती प्राइमरी सेक्टर में आने के लिए नहीं। हर कोई पढ़ रहा है किस लिए? कि हमें सर्विस सेक्टर में, डिफरेंट सर्विस सेक्टर में जाने का अवसर मिले। क्योंकि हम 8 घंटे अगर एग्रीकल्चर में काम करेंगे और 8 घंटे अगर हम सर्विस में काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अर्निंग ज़्यादा होगी। तो क्या है, उसी बात को दिया गया है, ये लिखा गया है कि जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा कृषि में लगी हो, आवश्यकता से अधिक कृषि में लगी हुई हो, क्योंकि उसे दूसरे सेक्टर में काम उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अल्प बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाती है। भारत की कृषि का यही है कि यहाँ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में काम के अवसर कम हैं, तो मजबूरी में लोग, जितने भी घर के सदस्य हैं, सभी खेती में लगे हुए हैं। और जिसमें जहाँ 4 आदमी की ज़रूरत है वहाँ 8 आदमी लगे हुए हैं, इसलिए
अल्प बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाती है। ये यहाँ दिया हुआ है अल्प बेरोजगारी क्या है। ये पैराग्राफ, ये इस पेज में पैराग्राफ 3 देखिए, अल्प बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाया गया है। इसमें अल्प बेरोजगारी को एक उदाहरण से, एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं। लक्ष्मी का उदाहरण आप देखेंगे अगर पढ़ेंगे तो उसमें है कि उसके घर में 5 सदस्य हैं और वर्ष भर उसी भूमि पर कार्यरत हैं क्योंकि उन्हें कहीं और रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेरोजगार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है, दिख तो रहा है कि वो रोज़गार में है, लेकिन वास्तव में यदि उसे देखा जाए तो उसे पूर्ण रोज़गार नहीं मिला है। यानी अगर उसे काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को अल्प बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न आवे कि छिपी, अल्प या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, व्हाट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब किसी देश की कृषि व्यवस्था में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य में लगे हुए हों, जिससे देखने में तो वो रोजगार में लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु यदि उन्हें कार्य से, उनमें से कुछ लोग जो आवश्यकता से अधिक हैं उन्हें कार्य से, रोजगार से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत रोजगार में लगा हुआ है उसकी उत्पादकता शून्य होती है। In the situation of disguised unemployment, the productivity of labor is found to be zero। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद ये उदाहरण दिया है कि अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर लेके चला जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। यानी 2 लोग चले गए और उतना ही उत्पादन हो रहा है। दिस मीन्स दैट प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस 2 पीपुल इज 0। दिस इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमेशा याद रखिए, दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। अभी हाल में देखिए, प्रवासी मजदूर आए हुए हैं और सरकार ने एक प्रवासी मजदूरों के लिए कमीशन बनाया है। और अक्सर आप पेपर में पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए, खेती के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए सरकार व्यापक कार्य योजना बना रही है और कराया जा रहा है। अभी आप उसमें मनरेगा, जिसकी चर्चा आगे की गई है, मनरेगा के तहत ही सरकार ने निर्णय लिया है लोगों को रोज़गार देने के लिए। इसी अल्प बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कृषि में, ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है, इसी को रोकने के लिए सरकार ने 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसी को नरेगा कहा है। तो ये है, दिया हुआ है। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहर में ऐसे बहुत सारे लोग जो ठेला लगाते हैं, खुमचा लगाते हैं, प्लम्बर के रूप में काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करते हैं, पेंटर के रूप में काम करते हैं, मिस्त्री के रूप में काम करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा प्रतिदिन काम नहीं मिल पाता, पूरे दिन कायदे से काम कभी नहीं मिल पाता। जितना उनको प्राप्त करना चाहिए, अर्न करना चाहिए, उतना वो कमा नहीं पाते, लेकिन विवशता है, वो काम में लगे हुए होते हैं। इसलिए
चूँकि वो पूरा दिन खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको जितना आमदनी होना चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इस तरह से शहरी क्षेत्रों में भी अल्प बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है, जिसको यहाँ इस पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में दिखाया है। अब इस तरह से आपने देखा कि अल्प बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, छिपी बेरोजगारी क्या है। यह विशेष रूप से हमारे कृषि क्षेत्र में और शहरों में भी जो ठेले खुमचे, रेडी लगाने वाले, पटरियों पे काम करने वाले, मिस्त्री के रूप में काम करने वाले, इनके साथ भी अल्प बेरोजगारी की स्थिति होती है। इसको ही ठीक करने की, इसको ही समाप्त करने की आवश्यकता है यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम विकास की गति को देना चाहते हैं। आइए अब इन पर विचार करें। ये आंकड़े तालिका 2.2 आलेख 2 और 3 में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग कर सारणी की पूर्ति करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि आंकड़े कुछ वर्षों के नहीं हैं तो उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि ये जो आंकड़े लिए गए हैं, अभी आप जाएंगे ऊपर, यहाँ इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये आंकड़े आपको इसमें, ये आंकड़े आप देखिए, आपको यहाँ ऊपर, हाँ, इन आंकड़ों को लेना पड़ेगा। इन आंकड़ों को लेकर के आप वह सारणी को भरिए, या इसमें दिया गया है इधर के भी आंकड़े जिसको मैंने कल आपको दिखाया था, ये आंकड़े दिए हुए हैं। इसके आधार पर भी आप इस सारणी को, इसको आप भर सकते हैं। 2.2 सारणी को कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 72-73 में प्राथमिक क्षेत्र ये की हिस्सेदारी कितनी थी प्राइमरी सेक्टर की, और फिर 73-74 में 2011-12 और 13-14 में रोजगार में हिस्सेदारी, इसको भरिए। और फिर 40 वर्षों में प्राथमिक क्षेत्रक में आप क्या परिवर्तन देखते हैं, आप देख करके इसको लिखिए। इसके बारे में हमने पीछे बताया ही है। सही उत्तर का चयन करें। अल्प बेरोजगारी तब होगी जब, अब अ, ब, स, द में से आपको चयनित करना है। फिर इसके बाद ये प्रश्न दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए इसको। प्रश्न संख्या 3, विकसित देशों में देखे गए लक्षण की भारत में हुए परिवर्तनों से तुलना करें और वैषम्य बताएं। डिफरेंस क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है आपको कि परिवर्तनों की तुलना करें, वैषम्य बताएं। भारत में क्षेत्रकों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांछित थे जो नहीं हुए। इसका सीधा मोटे तौर पे यही आंसर है कि विकसित देशों में समय के साथ साथ सर्विस सेक्टर में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिला। सर्विस सेक्टर तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कुल उत्पादन में, यानी सकल घरेलू उत्पादन में, जीडीपी में तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ी कुल उत्पादन में, और साथ साथ रोजगार भी उसी अनुपात में बढ़ा। जिस तरह से उत्पादन बढ़ा उसी तरह से रोजगार के अवसर भी टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में आए, सेवा क्षेत्र में आए, तृतीयक क्षेत्र में आए। किंतु भारत जैसे देश में कुल उत्पादन में तो तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी, सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ी, जीडीपी तो बढ़ाया, लेकिन देश की जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, रोजगार वाली जनसंख्या को अधिक से अधिक रोजगार सर्विस सेक्टर में नहीं मिला। तो ये फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इसी तीसरे में, देखिए कि भारत में क्षेत्रकों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांछित थे जो नहीं हुए। वांछित यही प्रकार के परिवर्तन वांछित थे, डिज़ायर्ड थे, ज़रूरी थे कि जिस अनुपात में तृतीयक क्षेत्र का, टर्शियरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी जीडीपी में बढ़ी है, यानी लगभग 70% के आसपास, 65 से 70% के बीच जो हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर की जीडीपी में बढ़ी है, लेकिन रोज़गार देने में नहीं बढ़ी। अभी भी मात्र 27% लोगों को ही सर्विस सेक्टर में रोज़गार मिला। तो जीडीपी में हिस्सेदारी 70%, 65 से 70%, लेकिन रोज़गार में हिस्सेदारी मात्र 27%, 25 से 30% के बीच। तो ये वैषम्य, ये चीज़ें जो हैं, ये असंतुलन हमारे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, लोगों की आय में वृद्धि के लिए उतने सहायक नहीं हैं, उतने लाभकारी नहीं हैं। अल्प बेरोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए, हमें अल्प बेरोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए, ये आपको सोचना है। विचार इसलिए करना चाहिए ताकि अपने देश की श्रम शक्ति का समुचित
उपयोग हो, जो श्रम क्षमता है लोगों की उसका समुचित उपयोग हो। इसलिए हमें अल्प बेरोजगारी को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे यहाँ रोजगार योजनाएं खोली गई हैं ताकि जितनी आवश्यकता है उतनी लोग कृषि में कार्य करें और बचे हुए लोग जो अनावश्यक हैं उनको दूसरे क्षेत्रों में रोजगार मिले। तो इससे हमारी अल्प बेरोजगारी की स्थिति से निपटा जा सकता है, बचा जा सकता है। ये आपका अब टॉपिक